नमस्कार स्टूडेंट्स। हम वेव में आज स्टेशनरी वेव के एप्लीकेशंस की बात करेंगे। आज हमारे पास मेजरली 2-3 पॉइंट्स होंगे। एक किसी वायर के अंदर ऑसिलेशंस की बात करेंगे, वाइब्रेशन की, पाइप के अंदर बात करेंगे, सोनोमीटर वायर वाला ही आ गया, और रेजोनेंस ट्यूब। ओके, ये हमारे मेन कुछ पार्ट्स रहेंगे। इसमें 2-3 बातें आएंगी जो आपको माइंड में रहनी चाहिए। एक तो कई बार नॉट आ जाता है, नॉट एक टोन आ जाता है। ये क्या होते हैं? अगर नोट की बात करें, नोट क्या होता है? जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में होता है, उस केस में उसे हम क्या कहते हैं? नॉट कहते हैं। एनी म्यूजिकल साउंड जो भी प्रोड्यूस्ड किया जाता है, एनी म्यूजिकल साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉन एज अ नॉट। ओके, ऐसे ही टोन होता है। टोन क्या होता है? टोन एक्चुअली में म्यूजिकल साउंड्स जो होते हैं उनका कंपोजिशन होता है। ओके, उसे हम टोन कहते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, सबसे लोएस्ट होती है, उसे फंडामेंटल कहते हैं। हार्मोनिक्स होते हैं वो उसके मल्टीपल इंटीजर होते हैं। ओवरटोन होती है, फंडामेंटल से बाद वाले को ओवरटोन बोला जाता है। ओके, जो जस्ट बाद वाला फर्स्ट, उसके बाद वाला सेकंड, उसके बाद वाला थर्ड ओवरटोन होता है। मेरी बात क्लियर? उसके बाद एक आता है ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है दोनों की फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:2 होना चाहिए। अगर 1:2 होता है तो उसे ऑक्टेव कहते हैं। ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब N1 N2 क्या होगा? 1:2 होगा। इसके अलावा आता है यूनिसोन। यूनिसोन का मतलब होता है दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो। ओके, तो 1:1। इसके अलावा रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होता है कोई सोर्स जिसके द्वारा किसी में वाइब्रेशन क्रिएट किए गए हैं, उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी और उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। हमारे पास यहाँ पर आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है कि वाइब्रेशंस इन ए स्ट्रिंग, या वाइब्रेशन इन सोनोमीटर वायर भी कह सकते हैं। वाइब्रेशन इन सोनोमीटर वायर। सोनोमीटर वायर में क्या होता है? एक वायर होती है जिसको स्ट्रेच किया जाता है और दूसरी तरफ उस पर वेट लटकाया जाता है। दो उसमें स्टॉप्स रखे जाते हैं जिनके बीच की लेंथ को आप एक्चुअली लेंथ ऑफ वायर मानते हैं। फिर आप एक ट्यूनिंग फॉक लेते हैं। ट्यूनिंग फॉक को आप किसी पैड पर मारते हुए, वाइब्रेशन क्रिएट करते हुए उस सोनोमीटर के प्लैंक पर रखते हैं, जिससे उस वायर में क्या होते हैं? वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। ओके, तो इसमें देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले होता है फंडामेंटल। देखिए ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल में मिनिमम आपके पास दोनों एंड पर नॉड बनने ही बनने हैं, कल पढ़ा था आपने, और दो नॉड के बीच में मिनिमम एक एंटी नॉड होता है। ओके, इसकी लेंथ ये क्या हुई? λ1/2 होगी, और ये लेंथ एक्चुअली में क्या है? L है। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फंडामेंटल मोड भी कहते हैं। ओके, इस केस में आप कह सकते हैं कि L इक्वल टू क्या है? λ1/2 है, तो मतलब λ1 क्या हो गया? 2L, जिससे फ्रीक्वेंसी N1 क्या हो गया? V/λ1। तो आपके पास क्या हो गया? 1/2L√T/μ। T क्या है आपके पास? सर्फ उसकी टेंशन है, और म्यू क्या है? मास ऑफ यूनिट लेंथ किसका? स्ट्रिंग का। उसके बाद आता है फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन में क्या होता है कि इससे अगला मॉड बनता है। इसमें जस्ट अगले में क्या है? एक एक नॉड और एंटी नॉड इंक्रीज हो जाएंगे। पहले में नॉड कितने थे? 2 थे, तो यहां नॉड कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। और एंटी नॉड 1 था, तो यहां कितने हो गए? 2 हो जाएंगे, जिससे ये लेंथ आपके पास λ2/2 होगी, और ये भी λ2/, और ये लेंथ आपके पास L हो जाएगी। तो उस केस में आप क्या लिख सकते हैं? L इक्वल टू λ2/2 प्लस λ2/2, मतलब λ2
जिससे फ्रीक्वेंसी क्या होगी v बाय लैम्डा 2। तो आप लिख सकते हैं 1 बाय एल रूट टी बाय म्यू, जिसे आप लिख सकते हैं 2n1। 2n1 का मतलब फर्स्ट की डबल है तो इसे हम सेकंड हार्मोनिक कहते हैं। सेकंड हार्मोनिक क्यों कहा? बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी उसकी डबल है। ओके, उसके बाद देखिए सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन के केस में हम क्या कह सकते हैं कि इससे जस्ट एक एंटीनोड और एक नोड इंक्रीज हो जाएगा। तो उस केस में आपके पास कुछ इस तरह का लूप बनेगा, राइट। तो उस केस में ये लेंथ L आपके पास 3 सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी। इसमें आपके पास नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे? n1, n2, n3, n4 और एंटीनोड a1, a2, a3। देन आप कह सकते हैं ये लेंथ आपके पास लैम्डा 3/2, ये लैम्डा 3/2 और ये भी लैम्डा 3/2। तो इस केस में आप कह सकते हैं 3 लैम्डा 3/2 इक्वल टू L, मतलब लैम्डा 3 की वैल्यू क्या होगी? 2L/3, जिससे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? V बाय लैम्डा 3, 3/2L रूट टी बाय म्यू। तो आप लिख सकते हैं 3n1। 3n1 का मतलब क्या हो गया? थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा। इसका मतलब इस वायर के अंदर सभी टाइप के हार्मोनिक्स होंगे। इसका मतलब n1 रेशियो n2 रेशियो n3, ये क्या होगा? 1:2:3 होगा। क्लियर? इसमें ऑल टाइप्स के हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, ओवरटोन से देखें कि अगर ओवरटोन फर्स्ट था तो हार्मोनिक सेकंड था तो हार्मोनिक थर्ड था। आप लिख सकते हैं फॉर nth ओवरटोन आपके पास क्या होगा? n+1 हार्मोनिक होगा। एक बात। दूसरी बात देखो, फर्स्ट हार्मोनिक था तो फ्रीक्वेंसी 1/2L थी, सेकंड था तो 2/2L लिख सकते हैं, थर्ड था तो 3/2L, और n+1 हार्मोनिक होगा तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपके पास? n+1/2L रूट टी बाय म्यू हो जाएगी। ये आपके पास इसके nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मेरी बात क्लियर? ये आपके पास सोनोमीटर वायर का हो जाएगा। ओके, एक मेलडी एक्सपेरिमेंट होता है, वो भी इसी कंसेप्ट पर होता है। मेलडी एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? देखिए, मेलडी एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको इसे सिर्फ याद रख लेना। मेलडी एक्सपेरिमेंट में एक इलेक्ट्रिकल इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में जुड़ा होता है और इधर इसमें एक स्ट्रिप लगी होती है अंदर, या मैग्नेट होती है या एक स्ट्रिप लगी होती है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में जुड़े रहते हैं इस तरह से, यहां से स्ट्रिंग बंधी रहती है और इधर एक हैंगर होता है, उससे लटकती है, इधर वेट होता है। अब क्या होता है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होती है, ये मैग्नेट की तरह काम करते हैं, राइट। तो उस केस में क्या करेगा, ये इधर की ओर अट्रैक्ट होता है। उल्टा बना दिया, ये कुछ ऐसा होता है। ये आपके पास ये एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, जिसके एक एंड को इस तरह से जोड़ा जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है इस तरह से। ओके, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इसको यहाँ एक मैग्नेट होता है,
इसका एक एंड इस तरह से कुछ जुड़ा रहता है और इसके साथ कुछ ऐसा हो, राइट। यहाँ पर एक स्ट्रिप लगी होती है, एक मैग्नेट होती है। जैसे इसमें करंट का फ्लो होता है, ये मैग्नेट की तरह बनता है, तो उस केस में ये इधर अट्रैक्ट होता है। जैसे ये अट्रैक्ट होगा, इसके कांटेक्ट में आएगा, राइट, तो इसका सर्किट ये इस तरह से कांटेक्ट में रहता है दोस्तों। हाँ भाई, ये इस तरह से होता है, एक मैग्नेट होती है यहाँ पर, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जोड़ा जाता है, राइट, जो इससे जुड़ा होता है। यहां पर एक स्ट्रिप लगी होती है, ये इससे जुड़ा रहता है और वो इसके साथ किसी स्क्रू के साथ अटैच होती है। ये दोनों मेटल के होते हैं। ये क्या होता है आपके पास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और यहां से एक स्ट्रिंग बंधी होती है जो इस तरह से जुड़ी है, यहां मास होता है। क्लियर। अब क्या होता है, जैसे इसमें करंट का फ्लो होता है ना, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, जिससे ये इन दोनों प्रोन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करती ये कांटेक्ट टूट जाएगा, कांटेक्ट टूट जाएगा तो करंट का फ्लो भी रुक जाएगा, क्योंकि करंट का फ्लो इधर से आ रहा था, है ना, तो वो सर्किट ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होते ही ये वापस डीमैग्नेटाइज होगा, तो ये अपनी पोजीशन पर जाएंगे, फिर से कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में आते फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आएगा, जिससे वो फिर अंदर आएंगे। इस तरह से इसमें वाइब्रेशंस होने लगेंगे, जिससे इस लूप के अंदर क्या है, सॉरी, इस स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से लूप्स क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर। इस तरह से लूप क्रिएट हो जाएंगे। ओके, इस तरह से इसके अंदर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर दो तरह के केस होते हैं, एक ट्रांसवर्सली होता है और दूसरा आपके पास लॉन्गिट्यूडनल होता है। ट्रांसवर्सली इस तरह से होता है कि जो ये वाला है ये शिफ्ट हो जाता है ऐसे, अगर ये इस तरह से हो ट्यूनिंग फोर्क और ये स्ट्रिंग बंधी हो, तो उस केस में इसमें जो वाइब्रेशन है वो ऐसे क्रिएट होनी और इसमें वेव इस तरह से क्रिएट हो जाए। क्लियर। उस केस में आप कह सकते हैं कि इसके वाइब्रेशंस हैं वो स्ट्रिंग वेव इधर जा रही है, वेव के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इसे हम ट्रांसवर्स कहते हैं। ट्रांसवर्स कंडीशन में इसमें वाइब्रेशंस ये है जो वेव के परपेंडिकुलर है। क्लियर। इस केस में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज ऑलवेज इक्वल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, और वो कितनी होती है, अगर इसमें पी लूप बन रहे हैं तो p/2L रूट T/μ होगी। p क्या है, नंबर ऑफ लूप्स। मेरी बात क्लियर। सेकंड केस इसमें आता है लॉन्गिट्यूडनल। अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल केस के अंदर ये आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है, ये स्ट्रिंग थी, राइट, ये मास है इसमें हैंगिंग। अब इसमें वाइब्रेशन ये होंगे, इधर ही इसमें वेव का प्रोपेगेशन होगा, इस तरह से इसमें लूप बनेंगे। क्लियर। इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है, आप कह सकते हैं इसमें जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की होती है वो इसके जस्ट डबल होती है। आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, याद रख लेना इसको, इज डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रिंग। इस केस में आप कह सकते हैं 2 × p/2L रूट T/μ। p क्या है, नंबर ऑफ लूप्स हो जाएंगे। मेरी बात क्लियर, नंबर ऑफ लूप्स हो जाएंगे। ये आपके पास मेलडी एक्सपेरिमेंट है, इसको आपने थोड़ा सा माइंड में
रख लेना है। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास यहीं से, किसी भी सोनोमीटर वायर के लिए अगर कंपोजिट स्ट्रिंग हो तो उस केस में क्या होगा। ओके, अगर दो स्ट्रिंग आपस में जोड़ दी जाएं तो उस केस में वाइब्रेशंस कैसे होंगे। देखिए, vibration of composite of string, या composite string, आपके पास ये दो स्ट्रिंग है, ये यहां से इनका कनेक्शन है, कनेक्ट पॉइंट है, एक की लेंथ L1 है, दूसरे की लेंथ L2 है। उस केस में इसके अंदर आपको वाइब्रेशंस पता करने हैं, तो वाइब्रेशंस क्या होंगे। अगर आपके पास इस तरह से दो स्ट्रिंग को अटैच किया गया है तो इस कंपोजिट स्ट्रिंग के अंदर आपके पास वाइब्रेशंस कैसे होंगे, अगर हम उसकी बात करें तो यहां पर दो केस बन सकते हैं। पहला केस क्या बन सकता है, पहला केस है इफ एट पॉइंट P नॉड इज प्रेजेंट। अगर इस P पॉइंट पर आपके पास नॉड बने तो उस केस में क्या होगा। अगर इस P पॉइंट पर आपके पास नॉड बनता है तो उस केस में दोनों तरफ की फ्रीक्वेंसी आप पता कर लोगे, राइट। और अगर दोनों तरफ की फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे तो उस केस में दोनों तरफ के फ्रीक्वेंसी N1 N2 देख लेंगे। तो कंपोजिट नोड होगा तो क्या होगा, P पॉइंट पर नॉड बनेगा। अगर नॉड बनेगा तो उस केस में कैसी वेव्स बनेगी। मान लो इधर आपके पास N1 लूप्स बन रहे हैं और इधर आपके पास N2 लूप्स बन रहे हैं। इस केस में तो लूप्स तो ऐसे ही बनेंगे ना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इधर 4 लूप बना लेता हूं, मैंने एग्जांपल के लिए बनाए हैं, पता नहीं वैल्यू क्या होगी। कुछ इस तरह के लूप इधर बन गए। मान लो इधर N1 लूप बने हैं और इधर N2 लूप बने हैं, फ्रीक्वेंसी तो पूरी वायर में क्या रहेगी, सेम रहेगी, राइट। तो उस केस में आप कह सकते हैं इधर वाले की लेंथ L1 है तो L1 को आप क्या लिखेंगे, N1 λ1/2 और N2 को आप L2 को आप क्या लिखेंगे, N2 λ2/2। यहां से मेरे पास दोनों का रेशियो क्या आ गया, N1 λ1/N2 λ2 इक्वल टू क्या हो गया, L1/L2। तो आप कह सकते हैं N1/N2 इक्वल टू क्या है, λ2/λ1 इंटू। अब देखिए दोनों के अंदर टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी ना, टेंशन तो दोनों के अंदर कॉमन है। तो चेंज क्या है, दोनों का मास अलग अलग है। उस केस में आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होगी आपके पास, फ्रीक्वेंसी N इक्वल टू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं, V/λ। तो V1/λ1 इक्वल टू V2 तो आपके पास λ2/λ1 क्या आ गया, V2/V1 आ गया, जिसे आप लिख सकते हैं √T/μ2 ओवर √T/μ1। आपके पास फाइनली क्या आ गया, √μ1/। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो इनका रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा L1/L2 √μ1/। लेकिन अगर P पर आपके पास एंटी नॉड हो देन क्या होगा। अगर P पर एंटी नॉड है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, ये मान लीजिए कोई ऐसा लूप बनता है, तो यहां पर एंटी नॉड है, मान ये P पॉइंट। अब इसमें कोई पूछे कितने लूप बने हैं, 1 2 3.5, 3.5 बने ना, इसका मतलब लूप क्या है, 2n - 1/2 है ना।
लिख सकते हैं 2n-1/2। देखो n इक्वल टू आप रखोगे 1 तो आपके पास क्या है 1/2, n को आप रखोगे 3 तो आपके पास क्या आया 5/2, तो n को रखोगे 4 तो आपके पास क्या आया 9/2, सॉरी 7/2, मतलब 3.5। मेरी बात क्लियर? तो लूप आपके पास क्या बनेंगे 2n-1/2, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2n+1/2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपके पास देखिए अगर नंबर ऑफ लूप्स की बात करूं मैं, लूप्स एक तरफ तो बन रहे हैं 2n-1/2 और दूसरी तरफ बन रहे हैं 2n2-1/2। उस केस में इनकी लेंथ को आप क्या लिखेंगे, एक लूप की लेंथ λ/2 होती है, आपको पता है, तो आप L1 को लिखेंगे 2n-1/2 इंटू λ1/2। तो इधर से आप क्या लिखोगे L2 इक्वल टू 2n2-1/2 इंटू λ2/2। आप यहां से वही केस लिख सकते हैं 2n1-1/2n2-1 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा λ2/λ1 इंटू L1/L2, और इसको आप वैसे लिख सकते हैं L1/L2 रूट μ1/μ2। आपके पास ये इनका रेशियो आ जाएगा। इस तरह से आपसे नंबर ऑफ लूप के रेशियो पूछ सकते हैं। मेरी बात क्लियर? अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस कैसे होंगे देखिए। हाँ भाई, तो देखिए सोनोमीटर पर अपने क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ वायर बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए सोनोमीटर इज 105 सेंटीमीटर। वेयर शुड द टू ब्रिजेस बी प्लेस्ड so that the fundamental frequencies of three segments are in ratio 1:3:15। तो इन तीन रेशियो में होगी 1:3:15 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। देखो मान लीजिए आपके पास ये तीन सेगमेंट थे 1, 2 और 3, इनकी लेंथ आपने ले ली L1, L2 और L3। फ्रीक्वेंसी के केस में सब सेम है, टेंशन सेम है, यूनिट लेंथ का मास सेम है। आपको यह पता है कि L1 + L2 + L3 इक्वल टू क्या है 105 सेंटीमीटर, राइट। अब दो ब्रिज है, एक ब्रिज आपने यहां रखा है, दूसरा ब्रिज आपने यहां रखा है। यहां से ये इधर एक तरफ इस पर हैंगिंग मास था, दूसरी तरफ से ये बंधी हुई थी। तो आपको इन दो की पोजीशन पता करनी है। एक की यहां से L1 है, दूसरे की L1 + L2 है। अब देखिए आपको पता है फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होती है। तो आपके पास यहां से क्या हो जाएगा, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है अलग अलग, तो आप लिख सकते हैं L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N होगा। ओके, आपको क्या दिया है N1 इक्वल टू मान लो N0 दिया है, N2 इक्वल टू क्या दिया है, इसका 3 टाइम्स दिया है 3N0, और N3 आपको दिया है इसका 15 टाइम्स। तो उस केस में आपके पास क्या आ गया L1:L2:L3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1:1/3:1/15। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि L1:L2:L3 इक्वल टू 15:5। 15 से प्रोडक्ट कर देंगे रेशियो 1। इसका मतलब L1 क्या हो गया, L1 का रेशियो 15 बाय टोटल रेशियो कितना है 21 इंटू टोटल लेंथ कितनी थी 105। तो ये आपके पास कितना आ गया 75 सेंटीमीटर पर आ जाएगा। दूसरा देखिए L2 इक्वल टू दूसरे का रेशियो बाय टोटल लेंथ इंटू 105, तो ये आपके पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ब्रिज की पोजीशन क्या हो जाएगी, एक होगा इस एंड से 75 सेंटीमीटर पर और दूसरा होगा 100 सेंटीमीटर पर, क्योंकि एक की डिस्टेंस क्या है 75 और दूसरे की 75 + 25 मतलब 100 सेंटीमीटर पर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोनोमीटर वायर इंक्रीजेस बाय 6 Hz if the tension is increased by 44%, keeping the length constant. Find the fundamental frequency of the sonometer wire. देखिए दो क्वेश्चन है, आगे कहता है when the length of wire increased by 25%, then find the change in fundamental frequency, tension remain constant. तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन कंबाइंड है, दोनों के लिए बारी बारी से देखिए। यहां से आपको 6 हर्ट्ज इंक्रीज कहा है उसने, जब आपने टेंशन को इंक्रीज किया है, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है, तो N2/N1 क्या हो गया T2/T
T2 कितना है 44% से इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब 144/100 का रूट मतलब 12/10 आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास N2/N1 आया है। N2 को क्या लिखेंगे N+6/N, इंक्रीज हो गया ना 6 से, इक्वल टू 12/10, जिसे आप 6/5 लिख सकते हैं। आपके पास क्या आ गया 5N + 30 इक्वल टू 6N, तो N इक्वल टू 30 हर्ट्ज आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात देखिए, जब लेंथ को इंक्रीज किया है तो N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, तो N2/N1 क्या हो गया L1/L2। L2 क्या था इंक्रीज कर दिया है, कितना 20% इंक्रीज कर दिया है, तो 1 + 20/100, 20% इंक्रीज किया है ना, तो कितना हो गया ये आपके पास 6L1/5। इसको आप यहां पुट करेंगे तो N2/N1 इक्वल टू L1/L2 क्या हो गया आपके पास 5/6, तो N2 इक्वल टू 5/6 × 30 मतलब आपके पास 25 हर्ट्ज आ गया। तो इसका मतलब N डिक्रीजेज बाय कितने से डिक्रीज हो गई 30 थी, 30 से कम होकर 25 होगी, तो 5 हर्ट्ज से डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ LA एंड LB आर जॉइंट इन द सीरीज, cross section area of both are same, transverse wave are set up in the combination, find the lowest frequency for which the standing waves are absorbed such that the joint is a node and the total number of antinode at this frequency। देखिए मिनिमम पूछा है, आपके पास ये दो वायर है, ये जॉइंट पॉइंट है, यहां पर नॉड बन रहा है। मान लो इसमें नंबर ऑफ लूप N1 है और इसमें नंबर ऑफ लूप क्या है N2 लूप। फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होनी है, तो जो N1 है वही क्या होगी N2। अगर लूप इतने हैं तो आप फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हैं N1/2 L1 रूट T, टेंशन दोनों में सेम बाय म्यू। म्यू को आप ρA भी लिख सकते हैं, तो ρ1A इक्वल टू N2/2 L2 रूट T/ρ2A। T रो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो N1/N2 क्या हो गया आपके पास L1/L2 रूट ρ1/L1 आपके पास कितना है 0.3/0.75 रूट ρ1, इसको आपने कैंसिल कर दिया। ρ1 आपके पास कितना है 6.3 × 10⁻³/2.8 × 10⁻³, ये कैंसिल हो गया। ये आपके पास 15 2 और 5, ये आपके पास 7 9 मतलब 3 ओवर, ये आपके पास कितना हो गया 4 मतलब 2, तो क्या हो गया 3/5। तो मिनिमम के केस में N1 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3 और N2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 5। वैसे क्या हो सकते हैं, इसके आगे भी बन सकते हैं, दोनों का रेशियो 3:5 होना चाहिए, 6/10 हो सकते हैं, लेकिन आपको फंडामेंटल की बात करनी है। इसका मतलब इसमें आपके पास लूप कितने बनेंगे 3 लूप बनेंगे 1 2 और 3, और इसमें आपके पास 5 लूप बनेंगे 1 2 3 4 5, राइट। तो एंटीनोड कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एंटीनोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब इसने मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछी, किसी भी एक से निकाल लीजिए। N1 इक्वल टू N1 कितने हैं 3/2 L1, L1 कितना था 0.3 रूट T आपके पास टेंशन कितनी दे रखी है 7 न्यूटन बाय आपके पास ρA, रो कितना दिया है 6.3 × 10⁻³ कितना था 3 इंटू एरिया कितना दिया 10⁻⁻4। इसको हटा देंगे, ऊपर 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, ये कैंसिल हो गया 3 से, ये कैंसिल हो गया 5 से, तो रिजल्ट क्या आ गया 5 रूट, ये आपके पास -3 कैंसिल हुआ, ये 7 9 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 100/9, आपके पास कितना आ गया 50/3 हर्ट्ज आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चंस थे किसके
सोनोमीटर के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कि अगर हम पाइप्स के अंदर रेजोनेंस देखते हैं, ओके, तो आपके पास दो तरह की पाइप्स आती हैं, एक ओपन ऑर्गन पाइप। इसमें क्या होता है, इसके दोनों एंड ओपन होते हैं, राइट। तो इस तरह से दोनों एंड इसके ओपन होते हैं। आपके पास एल लेंथ की कोई पाइप है, फंडामेंटल आपकी बात करेंगे तो ओपन एंड पर आपने पढ़ा था क्या बनता है, एंटीनोड। तो इस केस में फंडामेंटल वेव इसमें कैसी बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी। ओपन एंड पर एक एंटीनोड होगा तो दो एंटीनोड के बीच में एक नोड होता है। ये आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल टोन होगी इसकी। फर्स्ट ओवरटोन में एंटीनोड और नोड एक एक बढ़ जाएंगे। ओके, और ये आपके पास फर्स्ट ओवरटोन है। सेकंड ओवरटोन में ये फिर से एक एक बढ़ जाएंगे। यहां देखिए आपके पास दो एंटीनोड थे और एक नोड था, यहां पर तीन एंटीनोड हो जाएंगे और दो नोड हो जाएंगे, और यहां पर फिर से एंटीनोड चार हो जाएंगे और नोड आपके पास कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लेंथ पाइप की L है, यहां पर अगर λ1 की वेव बनती है तो दो एंटीनोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है। इस L लेंथ में अगर हम बात करें तो यहां पर दो एंटीनोड के बीच की लेंथ λ/2 फिर से λ/2 हो जाएगी। अगर आपके पास यहां की बात करें तो ये आपके पास λ3/2, ये आपके पास λ3/2 और ये आपके पास λ3/2 हो जाए। ये आपके पास सेकंड ओवरटोन हो जाए। क्लियर। अब देखिए इस फंडामेंटल केस में λ1/2 इक्वल टू L होगा, तो λ1 क्या हो गया, 2L। अगर इस पाइप में वेलोसिटी v हो साउंड की तो आप फ्रीक्वेंसी n1 क्या लिख सकते हैं, v/λ1, मतलब v क्या हो जाएगा, 2L। क्लियर। यहां देखिए, यहां आप लिख सकते हैं लेंथ क्या होगी, λ2/2 प्लस λ2/2 मतलब λ2, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, v/λ2 मतलब v/L, जो क्या होगी, डबल होगी n1 की। इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, सेकंड हार्मोनिक लिखेंगे। और यहां की बात करें तो यहां के केस में आप लिख सकते हैं L इक्वल टू क्या है, λ3/2 प्लस λ3/2 प्लस λ3/2, तो λ3 को लिख सकते हैं 2L/3, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v/λ3 मतलब 3v/2L, जिसे आप लिख सकते हैं 3n1। 3n1 का मतलब थर्ड हार्मोनिक। इसका मतलब इसमें सब टाइप के हार्मोनिक्स बनते हैं, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, n1:n2:n3 को क्या लिखेंगे, 1:2:3। अगर आपको कोई कहे कि nth ओवरटोन की बात कर रहे हैं तो nth ओवरटोन का मतलब यहां क्या होगा, n+1 हार्मोनिक हो जाएगा। और उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आप लिख सकते हैं v1 वाले के लिए v/2L था, दूसरे के लिए 2v/2L, तीसरे के लिए 3v/2L, तो ये n+1 v/2L इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मेरी बात क्लियर। तो ओपन पाइप में सभी टाइप के हार्मोनिक्स बनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास क्लोज्ड पाइप हो तो उस केस में क्या होगा, देखिए अगर क्लोज्ड पाइप हो तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एक एंड क्या होगा, क्लोज्ड होगा। उस केस में उसमें किस टाइप के हार्मोनिक्स बनेंगे उसकी बात करते हैं। आओ देखिए, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या होगा, देखिए आपके पास इस तरह से कोई पाइप है जिसका एक एंड क्लोज्ड है। अगर मैं इसके अंदर हार्मोनिक्स की बात करूं
तो देखिए फर्स्ट वाले में देखिए, आपको पता है क्लोज्ड एंड पर एंटी नॉड बनता है और ओपन एंड पर एंटी नॉड बनता है। मिनिमम एक नॉड और एक एंटी नॉड हो सकते हैं, तो ये मिनिमम वेव बनेगी आपके पास। इसके बाद फर्स्ट ओवरटोन में एक इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद दो इंक्रीज हो जाएंगी, क्लियर। यहां पर आप कह सकते हैं फंडामेंटल केस में इसकी लेंथ क्या है, एक एंटी नॉड है और एक नॉड है, नॉड और एंटी नॉड के बीच की लेंथ होती है लैम्डा बाय 4। तो आप लिख सकते हैं लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एल, तो लैम्डा 1 इक्वल टू क्या है 4L। तो उस केस में फ्रीक्वेंसी N1 क्या होता है V बाय लैम्डा 1, मतलब V बाय 4। इस केस में देखिए ये आपके पास फर्स्ट ओवरटोन है। फर्स्ट ओवरटोन क्यों है, क्योंकि नॉड एक से बढ़कर दो हो गए हैं और एंटी नॉड भी 1 से इंक्रीज होकर के 2 हो गए हैं। दो नॉड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होती है और नॉड और एंटी नॉड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होती है। तो फर्स्ट ओवरटोन में आप लिख सकते हैं लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, मतलब 3 लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा 2 को आप क्या लिखेंगे 4L बाय 3, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी V बाय लैम्डा 2, तो 3V बाय मतलब 3N1, जिसे आप लिख सकते हैं क्या थर्ड हार्मोनिक। देखिए फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड बना है, मतलब सेकंड इसमें स्केप हो जाएगा, नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है सेकंड ओवरटोन की बात। तो सेकंड ओवरटोन में क्या है, आपके पास ये टोटल लेंथ L है, नॉड कितने बने 1 2 और 3, पहले 2 थे बढ़कर 3 हो गए एंटी नॉड सॉरी, और नॉड भी 3 हो गए हैं। दो नॉड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है लैम्डा बाय 2, दो नॉड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है लैम्डा बाय 2, नॉड और एंटी नॉड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है लैम्डा बाय 4। तो आप लिख सकते हैं L इक्वल टू लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 4। तो आपके पास कितना हो गया 2 2 4 5 लैम्डा बाय 4, मतलब लैम्डा 3 आपके पास 4L बाय 5। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी V बाय लैम्डा 3 5V बाय 4L इक्वल टू 5N1। मतलब फर्स्ट के बाद सीधा क्या बना थर्ड, और थर्ड के बाद क्या बना फिफ्थ बना। इसका मतलब इसके अंदर जब हार्मोनिक्स की बात करते हैं तो ऑड बनते हैं, इवन हार्मोनिक्स गायब हो जाते हैं। मेरी बात क्लियर। अगर कोई कहे कि आपके पास nth ओवरटोन है, तो nth ओवरटोन का मतलब 2n-1 हार्मोनिक होगा, सॉरी 2n+1 हार्मोनिक होगा। जैसे देखो फर्स्ट ओवरटोन था तो फर्स्ट का मतलब थर्ड हार्मोनिक, तो 2 + 1 3। सेकंड ओवरटोन था तो फिफ्थ हार्मोनिक होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपने देखा है फ्रीक्वेंसी क्या है nth हार्मोनिक के लिए n टाइम्स होती है, तो ये कितनी हो जाएगी 2n+1 V बाय 4L हो जाएगी। मेरी बात क्लियर। ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी किसके लिए, पाइप के लिए। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर एंड करेक्शन की। एंड करेक्शन क्या होता है, देखिए पाइप्स जो होते हैं इनके अंदर जो एंटी नॉड है वो इसकी टोटल लेंथ पर ना बनकर, इसके टोटल एंड पर ना बनकर के उससे कुछ ऊपर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं एंड करेक्शन कहते हैं। ये आपके पास कोई पाइप थी, एंटी नॉड यहां ना बनकर थोड़ा सा ऊपर बनता है, और जितना वो ऊपर बनता है उसे हम एंड करेक्शन कहते हैं। ये आपके पास लेंथ L, ये नॉड था, ये एंटी नॉड है, इनके बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 हो। तो आप कह सकते हैं लैम्डा बाय 4 इक्वल टू L प्लस एक्स, और इस x की वैल्यू 0.6 R होती है। R क्या है रेडियस, तो आप लैम्डा इक्वल टू लिख सकते हैं 4L प्लस 4x, मतलब 4L प्लस 2.4 R हो जाएगी, जिससे इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी किसकी क्लोज्ड पाइप की V बाय लैम्डा
V/4L ना होकर के 4L + 2.4R होती है। क्लियर? ऐसे ही अगर ओपन पाइप की बात करेंगे तो ओपन पाइप में एंड करेक्शन कुछ ऐसा बनेगा। इसके ओपन एंड से दोनों और x डिस्टेंस पर बनेगी। ये एंटी नॉड है आपके पास, ये नॉड, ये इसकी लेंथ थी L, दोनों के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है, तो इसका मतलब λ/2 क्या हो गया, L + 2x हो गया। तो लैम्डा इक्वल टू 2L + 4x हो जाएगा, जिसे वही 2L + 2.4R लिखेंगे। तो ओपन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो V/λ क्या हो जाएगी, V/2L + 2.4R हो जाएगी। R क्या है, रेडियस ऑफ पाइप है। मेरी बात क्लियर? तो ये आपके पास एंड करेक्शन फाइंड करने के दो मेथड। नेक्स्ट देखिए, यहां से एक क्वेश्चन आता है, पॉइंट आता है रेजोनेंस ट्यूब। एक्चुअली में रेजोनेंस ट्यूब क्या है, ये एक एप्लीकेशन, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम साउंड का वेव फाइंड करते हैं। ओके, इसमें होता क्या है, देखिए, इसमें एक लकड़ी के प्लैंक को वर्टिकली किसी स्टैंड पर अरेंज किया जाता है। ओके, इस तरह से रेजोनेंस ट्यूब, एक प्लैंक को एक स्टैंड पर अरेंज करते हैं। ओके, इस पर एक रेजोनेंस ट्यूब होती है जो एक स्टील की होती है, अमूमन एक स्टील ट्यूब जिसे हम रेजोनेंस ट्यूब कहते हैं। राइट? अब देखो, कोई भी ओपन ट्यूब है, अगर इसको आप वाटर में डिबो देंगे तो उस केस में जो वाटर का सरफेस है वो उसके क्लोज्ड एंड की तरह बिहेव करता है। उस केस में वो ऑलवेज किसकी तरह बिहेव करेगा, उसके क्लोज्ड एंड की तरह है, तो वो ओपन ना रह करके क्लोज हो जाएगी। तो अब इसमें भी क्या है, एयर कॉलम क्रिएट करने के लिए वाटर भरा जाएगा, लेकिन उस वाटर की लेंथ को आप नहीं मेजर कर पाओगे क्योंकि वो स्टील की ट्यूब है, इसलिए इसके पैरेलल एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है। ये प्लास्टिक की ट्यूब होगी जिसे प्रैक्टिकल ट्यूब कहते हैं। इसके पैरेलल एक स्केल लगा रहता है। इस स्केल की हेल्प से आप क्या करते हैं, इसकी रीडिंग मेजर करते हैं। क्लियर? ये पाइप नीचे से इसके साथ जुड़ी रहती है। और एक इस पर एक स्टैंड लगा होता है जिसके साथ कोई जग टाइप कोई एक जिसमें वाटर भरा रहता है, ये एक स्टैंड पर होता है, और एक रबड़ की ट्यूब से इसको इससे जोड़ देते हैं। अब इसको ऊपर नीचे करने पर इस रेजोनेंस ट्यूब के अंदर वाटर का लेवल अप डाउन होता है, और जो लेवल वाटर का इसमें होगा वही इस प्रैक्टिकल ट्यूब में होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो हम इसकी हेल्प से इसके लेंथ को पता कर लेते हैं। यहाँ पर एक एयर कॉलम है, ये यहाँ एक ट्यूनिंग फॉक को साउंडेड करके इसके ऊपर लाया जाता है, इसके अंदर रेजोनेंस क्रिएट किया जाता है। तो उस केस में इस पाइप के अंदर अगर एयर कॉलम की लेंथ L1 है तो तब यहां पर एक वेव प्रोड्यूस होती है, रेजोनेंस की फर्स्ट कंडीशन। ये आपके पास इसका एंड करेक्शन है, ये आपके पास क्या है, λ/4। अब हम इस लेवल को और बढ़ा देते हैं। तो जब आप इस लेवल को और बढ़ा देंगे, मतलब वाटर लेवल को नीचे ले जाएंगे, तो इस तरह से यहां पर क्या फर्स्ट ओवरटोन की कंडीशन होगी। लेकिन दोनों ही केस में क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी उस ट्यूनिंग फॉक की है जिसकी हेल्प से आप रेजोनेंस क्रिएट कर रहे हैं। मेरी बात क्लियर? अब देखिए, इसके अंदर ये लेंथ आपके पास लैम्डा सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे। यहां से आप कह सकते हैं कि λ/4 इक्वल टू L1 + x होता है, और यहां से आप कह सकते हैं 3λ/4 इक्वल टू L2 + x। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 - 1 से,
तो आपके पास लैम्डा बाई 2 L2 माइनस L1 आ जाती है। तो लैम्डा की वैल्यू 2 L2 माइनस L1। अब फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉग की आपको पता है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ tuning fog is n, then speed of sound at room temperature, तो रूम टेम्परेचर पर स्पीड क्या हो जाएगी, वी टी इक्वल टू एन लैम्डा, तो 2n L2 माइनस ये आपके पास रूम टेम्परेचर पर स्पीड आ जाएगी। वैसे आपको पता है रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, V0 प्लस 0.61 T होता है। T क्या है, रूम टेम्परेचर है, आप इसमें वैल्यू रखकर उसको सॉरी कंपेयर कर लेते हैं। मेरी बात क्लियर। यहां से एंड करेक्शन कैसे पता करते हैं, 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से, 3 लैम्डा बाई 4 बाई लैम्डा बाई 4 इक्वल टू L2 प्लस एक्स बाई L1 प्लस, यहाँ से 3L1 प्लस 3x इक्वल टू L2 प्लस एक्स होता है, तो 2x इक्वल टू L2 माइनस 3L1, तो x की वैल्यू L2 माइनस 3L1 बाई 2 के इक्वल। आप एंड करेक्शन को नेग्लिजिबल मानते हैं तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि L2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 3 टाइम्स होती है किसकी, L1 की। ओके, तो ये आपके पास एक साउंड वेव की वेलोसिटी को डिफाइन करने का एक मेथड है, इसकी हेल्प से हम साउंड वेव को डिफाइन कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर। अब हमारे इसी पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा जो हम बीट्स की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ से कुछ इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर। हाँ भाई, रेजोनेंस ट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन, पाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, the length of an organ pipe at open at both ends is 0.5 centimeter. Calculate the fundamental frequency of the pipe at the velocity of sound in air be 350 meter per second. If the one end of the pipe is closed, then find the fundamental frequency. देखिए ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V बाई 2L होती है जब दोनों एंड से ओपन होती है। तो आपके पास इसकी लेंथ दे रखी है, वेलोसिटी दी है 350 बाई 2 इंटू 0.5, तो आपके पास कितना आ गया, 350 हर्ट्ज आ जाए। सेकेंड देखिए, जब वो कहता है एक एंड से क्लोज कर दी जाए, तो उस केस में क्लोज के लिए क्या हो जाएगी, क्लोज के लिए आपके पास V बाई 4L हो जाएगी। तो उस केस में आप लिख सकते हैं 350 बाई 4 इंटू 0.5, तो आपके पास कितना आ गया, 175 हर्ट्ज। इसी क्वेश्चन में कह देता है कि इस पाइप को 1/4 पार्ट को वाटर में इमर्ज कर दिया है, तो लेंथ कितनी रह जाएगी, 3L/4 ना। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी बनेगी उस केस में पूछ सकता था, तो यहाँ ऐसा कोई फंडामेंटल टोन बनेगा, तो आप कह सकते हैं उस केस में λ/4 इक्वल टू 3L/4, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, 3L। कब, when 1/4 इज इमर्स्ड इन वाटर, देन फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, V/3L। तो आपके पास 350 बाय 3 इंटू 0.5, ओके, आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना, 700/3 हर्ट्ज आ जाएगी। ओके, इधर देखिए, व्हेन ए क्लोज्ड पाइप इज सडनली ओपन, देन द सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप एंड फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। देखो सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, क्लोज्ड पाइप के लिए आपने पढ़ा था कि nth ओवरटोन जो है वो इक्वल होता है 2n+1 हार्मोनिक के। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी आपके पास n1 इक्वल टू, वो क्या होगी, 2n+1 V/4L हो। क्लियर ना। तो आपके पास क्या दिया है, सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, तो इसका मतलब 5V/4 है। दूसरे केस में दिया फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप, ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन का मतलब सेकंड हार्मोनिक होता है, और सेकंड हार्मोनिक के लिए क्या हो गया, V/2L, तो मतलब V/L। और इनका जो डिफरेंस दिया है उसने 5V/4L माइनस V/L इक्वल टू 100 है। 4L एलसीएम आएगा तो V/4L आपके पास 100 आ जाएगा। अब कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप,
क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4L, तो आपके पास कितना आ गया 100 हर्ट्ज आ गया। अच्छा सवाल, ए रेजोनेंस ट्यूब ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस विद ए ट्यूनिंग फॉग occurs 16 centimeter and second at 49 centimeter if the velocity of sound is इतना, find the frequency। सिंपल क्वेश्चन है, Vt इक्वल टू 2n L2 माइनस L1 होता है, n कितना हो गया, Vt कितना है 330/2 L2 माइनस L1, 49 माइनस 16 इंटू सेंटीमीटर के लिए -2 करके आप निकाल लेना, ये आपका आंसर आ जाए। तो इस तरह से आपने यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं। ये स्टेशनरी वेव्स थी। कल नया पॉइंट है जिसे हम बीट्स कहते हैं, उसकी स्टडी हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।